Assalamu alaikum everyone, I'm Dr. Ikra and welcome to another video of Park Medicine. As we all know कि हम NRE 10 attempts पास पेपर्स करे हैं by the network of Park Medicine. So जल्दी से next questions करते हैं और ये वाला पेपर ख़त्म करते हैं. By the end of this, if there's any query, suggestion, anything, please feel free to ask below this video or in the group or any of the Instagram page. So which structure is primarily degenerated in Parkinson disease? So basically Parkinson disease के अंदर हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा और वहाँ से क्या बनता है, नॉर्मली डोपामीन बनता है. सो ये सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है ये डीजेनरेट होता है, डोपामीन कम होता है. जब डोपामीन कम होता है तो बॉडी में तीन मेन चीज़ें होती हैं. रिजिडिटी होती है, ब्रेडिकाइनीजिया का मतलब होता है स्लो मूवमेंट्स, और ट्रेमर्स भी मौजूद होते हैं. अब चूंकि बॉडी में डोपामीन कम है तो इसके ट्रीटमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो हम बाहर से डोपामीन देते हैं. लेवोडोपा फर्स्ट लाइन है, उसके साथ हम कार्बिडोपा देते हैं ताकि डोपामीन जो है वो पेरीफ्री में डिस्ट्रॉय ना हो, यूटिलाइज ना हो और वो ब्रेन में जाके काम करे जहाँ ज़रूरत है. सो कौन सा एरिया इन्वॉल्व होगा पार्किंसन में? सब्सटेंशिया नाइग्रा. नॉट कॉर्डेट न्यूक्लियस, विटामिन भी नहीं और ग्लोबस पीडियस भी नहीं. एक 3 सेंटीमीटर का फिम मोबाइल पेरोटिड मास मौजूद है बट इंटैक्ट फेशियल नर्व एंड देयर इज़ नो फिक्सेशन. सिर्फ इंटैक्ट मोबाइल मास है तो ये हमारे पास जो है वो बिनाइन ट्यूमर है. इसका पेरोटिड ग्लैंड का मोस्ट अप्रोप्रिएट सर्जिकल इंटरवेंशन, अगर ये बिनाइन हो तो हम सुपरफिशियल पेरोटिडेक्टमी करते हैं जिसमें हम उसका कुछ एरिया रिटेन करते हैं. रेडिकल पेरोटिडेक्टमी विद फेशियल नर्व या तब करते हैं जब हमारे पास क्या हो, मैलिग्नेंट हो. सो दिस वन इज़ बिनाइन और ये प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है. जो बिनाइन होता है, मास होता है, फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एग्रेसिव नहीं है. सो हम सिर्फ सुपरफिशियल ट्रीटमेंट ही करेंगे, सुपरफिशियल सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे जिसमें फेशियल नर्व भी रिजर्व होगी. ई न्यूक्लिएशन तो रिकमेंडेड नहीं है, कंप्लीट एक्सीजन भी नहीं करेंगे और ऑब्जर्वेशन भी नहीं करेंगे बिकॉज मास है तो हम क्या करेंगे, सर्जरी उसकी कर देंगे. फॉर अ फर्स्ट प्रोवोक पल्मोनरी एम्बोलिज्म पोस्ट ऑपरेटिव विदाउट परसिस्टेंट रिस्क फैक्टर रिकमेंडेड. अब अगर किसी को भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो तो उसको ट्रीट करने के लिए हमने एंटीकोएगुलेंट लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जो है वो देनी ही देनी है. डिपेंड करता है कि कितने ड्यूरेशन के लिए. अगर तो ये एपिसोड अनप्रोवोक हो, अनप्रोवोक का मतलब ये है कि हमें रीज़न नहीं पता कि क्यों हुआ, सडनली हो गया, कोई सर्जरी नहीं हुई, कोई प्रीवियस डीवीटी नहीं था, खुद ही हो गया, हमें फैक्टर नहीं पता, तो हम लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए देते हैं, 6 मंथ्स के लिए देते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए. और अगर प्रोवोक्ड हो यानी कि रिस्क फैक्टर मौजूद हो, जैसे कि इसका प्रोवोक था, पोस्ट ऑपरेटिव हो रहा था ना, यानी सर्जरी के बाद हुआ है, तो रीज़न है सर्जरी के बाद आप प्रोन होते हो फॉर एम्बोलिज्म ड्यू टू इमोबिलिटी एंड ड्यू टू वेरियस अदर फैक्टर्स. सो अगर प्रोवोक होगी तो फिर हमने 3 मंथ्स के लिए उसको ट्रीटमेंट करना है, नॉट 6 वीक्स, 12 मंथ्स तो है ही नहीं और इनडेफिनेट भी बिल्कुल भी नहीं करना. मोस्ट पल्मोनरी एम्बुलाए वो थ्रोम्बस से आते हैं और वो थ्रोम्बस कहाँ होता है, तो हमारी डीप वेन्स में होता है. सो प्रॉक्सिमल डीप वेन्स में होता है, सेफनस में नहीं, एट्रियम में भी नहीं और पेल्विक आर्टरीज में भी नहीं. अ यंग मैन विद एच पाइलोरी रिलेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज़ प्रेजेंट विद हेमाटोमासिस दैट हैज़ स्टॉप्ड स्पॉन्टेनियसली. सो पेशेंट था और उसको क्या था कि कोई पेप्टिक अल्सर बना हुआ है और वो खून की उल्टी के साथ आया, अब उल्टी तो रुक गई है. सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज इट कुड बी ड्यू टू अल्सर, इट कुड बी ड्यू टू वेरियस अदर रीज़न, तो हम क्या करेंगे, हम कैमरा अंदर लेके जाएंगे और देखेंगे कि ब्लीडिंग क्यों हुई है ताकि हम ब्लीडिंग पॉइंट को सिक्योर कर सकें और नेक्स्ट एपिसोड को प्रिवेंट कर सकें. सो नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट, PPIs हम देते हैं लेकिन वो इतनी बेस्ट स्टेप नहीं है. एच पाइलोरी हम ऐसे नहीं देंगे, रेनिटिडीन एंटीहिस्टामीन है वो भी नहीं. एंडोस्कोपी फॉर डायग्नोसिस ऑफ हेमाटोमेसिस, येस, तो हमें एंडोस्कोपी ही करनी पड़ेगी टू डायग्नोज और ये रिकमेंडेड है कि विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स आपने लाजमन एंडोस्कोपी कर लेनी है. पेरिकार्डियोसेंटिसिस का क्या मतलब है, आपका हार्ट है, हार्ट के इर्द गिर्द पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड आ जाता है और पेरिकार्डियोसेंटिसिस के थ्रू ये प्रोसेस के थ्रू ये फ्लूइड जो है विद द हेल्प ऑफ सम सक्शन सिरिंज रिमूव किया जाता है. और अब ये जो फ्लूइड अराउंड ये हार्ट और पेरिकार्डियल कैविटी आया हुआ है इसको कार्डियक टेम्पोनाट कहते हैं. सो पेरिकार्डियोसेंटिसिस इज़ परफॉर्म टू ट्रीट कार्डियक टेम्पोनाट. टेंशन न्यूमोथोरैक्स में तो एयर होती है आपके लंग्स के इर्द गिर्द और उसमें फ़ौरन से हम निडल डीकम्प्रेशन करते हैं इमीडिएटली. और जो डेफिनेटिव होता है वो चेस्ट ड्रेन होता है. जो पेरिकार्डाइटिस है वो सिर्फ पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन है, उसमें फ्लूइड नहीं होता. और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में तो हम पेशेंट को मोनोथेरेपी देते हैं. देन डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन हमने परक्यूटेनियस इंटरवेंशन करनी होगी या फिब्रिनोलाइसिस करनी होगी. और फिब्रिनोलाइसिस के लिए हम क्या देते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर देते हैं.
40-year-old male has sharp chest pain which is relieved by leaning forward. तो ये लीन फॉरवर्ड होने से जो चेस्ट पेन रिलीफ हो जाता है इसको हम पेरिकार्डाइटिस कहते हैं. फ्रिक्शन रब इज़ हियर्ड. ECG शोज डिफ्यूज ST एलिवेशन. येस, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास AVR में डिप्रेशन होती है, बाकी तमाम लीड्स के अंदर ST सेगमेंट एलिवेशन मिलती है और इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है जिसको कहते हैं सेडल शेप ST एलिवेशन. ठीक है, सो ये सेडल शेप्ड ST एलिवेशन जब आपको ECG में मिले हर लीड में AVL, AVF 1 2 3 4 V1 V2 V3 V4 सिर्फ AVR में डिप्रेशन हो, रीसेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो सकती है या लीन फॉरवर्ड होने से रिलीफ होगा. सो लाइकली डायग्नोसिस इज़ पेरिकार्डाइटिस, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में स्पेसिफिक लीड्स के अंदर जो है वो एलिवेशन होती है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेन लीन फॉरवर्ड होने से रिलीफ भी नहीं होता. पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हमारे पास एक पैटर्न होता है, इसको हम S1 Q3 T3 कहते हैं, यानी कि जो लीड 1 है उसमें S वेव होती है और लीड 3 के अंदर प्रोमिनेंट Q एंड T इन्वर्जन्स मौजूद होती हैं. नंबर 2, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का जो स्पेसिफिक फीचर होता है हमारे पास ECG के ऊपर टैकीकार्डिया भी होता है और एओर्टिक डाइसेक्शन में हमने कोई ECG पैटर्न नहीं देखा हुआ. उसके बाद हमारे पास एओर्टिक डाइसेक्शन में टियरिंग पेन होता है और सवेयर होता है. अच्छा, 35-year-old है, उसको एपिसोडिक हेडेक्स हो रहे हैं, पैल्पिटेशन, डायफेरेसिस और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है. सो दिस इज सिंपली इंडिकेशन ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, जो कि एक ऐसा ट्यूमर है जिसमें एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन ज़्यादा बनते हैं और आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हेडेक हो रहा है, पैल्पिटेशंस हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंशन कर देगा कि ये एपिसोडिक इन नेचर है. प्लाज्मा मेटानेफ्रीन और प्लाज्मा की जगह भी यूरिन मेटानेफ्रीन इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है. सो यहाँ पे डायग्नोसिस पूछी हुई है लेकिन आपके एग्जाम में डायग्नोस्टिक टेस्ट भी पूछ सकता है. सो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जब ब्रेक होते हैं तो यूरिन के अंदर मेटानेफ्रीन बहुत ज़्यादा हाई मिलते हैं. सो फियोक्रोमोसाइटोमा इज़ द डायग्नोसिस. सो एसेंशियल हाइपरटेंशन नहीं, हाइपरथायरॉयड नहीं और पैनिक डिसऑर्डर में भी ऐसा कुछ नहीं होता. बिफोर एड्रीनलेक्टमी फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा, अब यही फियोक्रोमोसाइटोमा जब आपने ट्रीट करना होता है तो इसके लिए हमने सर्जरी ही करनी होगी. ठीक है, क्योंकि ये एड्रीनल ग्लैंड का एक ट्यूमर है. सो एड्रीनलेक्टमी करेंगे, बट बिफोर सर्जरी जैसे आपको कुछ बच्चों को पता होगा कि थायराइड की सर्जरी से पहले कुछ टाइम के लिए कार्बिमोजोल देते हैं. सो फियोक्रोमोसाइटोमा की सर्जरी से पहले सो टू प्रिवेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस हम अल्फ़ा ब्लॉकर देते हैं और फिर कुछ टाइम के लिए बीटा ब्लॉकर देते हैं और फिर हम सर्जरी करते हैं. क्योंकि सर्जरी के दौरान अगर बहुत ज़्यादा एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन प्लाज्मा में आ भी गया तो अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स आपके ब्लॉक्ड होने चाहिए, सप्रेस होने चाहिए, क्योंकि अगर अल्फ़ा एक्टिवेट होगा तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर सकता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है. इसी तरह बीटा 1 के थ्रू हार्ट बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो सकता है. लाइकवाइज थायराइड स्ट्रोम में होता है. सो आपने जो है वो फियोक्रोमोसाइटोमा, अगर आपको ये सारी बात नहीं भी समझ आ रही, आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट एड के लेक्चर्स जाके देखें जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं. नहीं तो इट्स फाइन, आप बस ऐसे याद रख लें कि जी फियोक्रोमोसाइटोमा से पहले ए पहले आता है, बी बाद में आता है. सो अल्फ़ा ब्लॉकर देते हैं जिसमें हमारे पास जो है फिनॉक्सीबेंजामीन ड्रग है वो दी जाती है बिफोर बीटा ब्लॉकर. ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि एक वुमन है, वो अपनी 20s में है, उसको मॉर्निंग स्टिफनेस है और रैश है, पॉजिटिव एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी है. दिस इज़ SLE. ठीक है, अब दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि SLE के लिए जो सेंसिटिव टेस्ट होता है वो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी है, लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है. ये क्वेश्चन भी आ सकता है. सो पॉजिटिव एना है, मोस्ट लाइकली दिस इज सिंपली SLE. र्यूमेटाइड आर्थराइटिस में एज ज़्यादा होती है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, छोटे छोटे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें भी एना पॉजिटिव होता है, बट डायग्नोस्टिक र्यूमेटाइड का एंटी CCP एंटीबॉडी होगा. डर्मेटोमायोसाइटिस में साथ में स्किन लीजन्स भी होती हैं. जॉर्गन सिंड्रोम में बॉडी में ड्राइनेस होती है, ड्राई माउथ और ड्राई आइज, इस तरह की चीज़ है. 33 वीक प्रेग्नेंट वुमेन पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग. अब मैंने आपको कहा था कि प्रेगनेंसी के अंदर अगर ब्लीडिंग होगी बिफोर 24 वीक्स तो वो तो मिसकैरेज में आता है. आफ्टर 24 वीक्स होगी तो फिर हम लोग उसको एंटी पार्टम हेमरेज कहते हैं और जाहिर है डिलीवरी के बाद होगी तो वो पोस्ट पार्टम हेमरेज होगा. अब एंटी पार्टम हेमरेज में 3 चीज़ें होती हैं. अगर तो पेन लेस ब्लीडिंग हो तो ये प्लेसेंटा प्रीविया है, अगर पेन फुल ब्लीडिंग हो तो फिर ये हमारे पास प्लेसेंटल एब्रप्शन है, और अगर हमारे पास जो वेजा प्रीविया होता है उसके अंदर जो फीटल और प्लेसेंटल आर्टरीज़ हैं वो ब्लीड करती हैं और ब्रेडिकार्डिया होता है. ठीक है, फीटल ब्रेडिकार्डिया होता है. ये जो प्लेसेंटा प्रीविया है ये पेन लेस ब्लीडिंग होती है, इसमें इमीडिएटली हमने अल्ट्रासाउंड करना होता है.
पेनफुल ब्लीडिंग प्लेसेंटल एब्रप्शन होती है, उसमें बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उसमें हम फ़ौरन से CTG करते हैं। या आपने प्लीज़ याद रखना है, अगर CTG के ऊपर हमें डी एक्सेलरेशंस वगैरह नज़र आएंगी तो इमीडिएटली हम पेशेंट को C सेक्शन के लिए ले जाएंगे। सो प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर पेनलेस ब्लीडिंग होती है एंड वी इमीडिएटली गो फॉर अल्ट्रासाउंड। सो अगर पेनलेस ब्लीडिंग आ रही है, मोस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इज़ ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। डिजिटल वजाइनल एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं करनी, MRI भी नहीं करना, स्कैल्प सैम्पलिंग भी हमने नहीं लेनी। एक एडल्ट जिसको एकदम से बुखार हुआ, चेस्ट पेन हुआ और रस्टी स्पूटम हो रहा है, तो रस्टी स्पूटम ये नमूनिया है और रस्टी स्पूटम निशानी होती है स्ट्रेप नमूनी की। सो दिस इज़ ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। माइकोप्लाज्मा नहीं है, वो एटिपिकल नमूनिया करता है, यानी उसमें चेस्ट पेन शेन नहीं होता और ये एक स्किन लीजन के साथ प्रेजेंट करता है। क्लेप्शेला नमूनिया जो है ये अल्कोहलिक पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। एक अल्कोहलिक पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है फीवर, प्रोडक्टिव कफ एंड चेस्ट पेन। अब अल्कोहलिक पेशेंट में नमूनिया के फीचर्स हैं, इमेजिंग में कंसोलिडेशन आपके अपर लोब में हुई हुई है, मोस्ट लाइकली दिस इज क्लेप्शेला। अल्कोहलिक में क्लेप्शेला की वजह से नमूनिया होता है। Tall, thin young man with a small primary spontaneous pneumothorax and minimal symptoms should be managed with। अगर प्राइमरी है और स्मॉल है तो हम सिर्फ इसको ऑब्जर्व करते हैं। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स क्या होता है कि आपकी जो ये है कैविटी है अराउंड योर लंग्स, उसमें एयर आई हुई है। आफ्टर फोर्सफुल वॉमिटिंग अ पेशेंट सडनली डेवलप हेमाटोमासिस विद एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट एंड हैवी अल्कोहल हिस्ट्री। सो अल्कोहल हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा और इनको फोर्सफुल वॉमिटिंग हुई है तो ईसोफेजियल वॉल में इधर छोटा सा कट आ जाता है जो ब्लीड करता है और उसको हम सिर्फ मैलरीवेस्टिया कहते हैं। बिकॉज ईसोफेजियल वायरसेस जो है वो भी ब्लीडिंग होती है लेकिन उसमें हिस्ट्री नहीं होगी कि फोर्सफुल वॉमिटिंग या रेचिंग हुई है और वो ब्लीडिंग बहुत सवेयर होती है। बरहाफ सिंड्रोम जो है उसमें भी हमारे पास परफोरेशन होती है। ये मैलरीवेस एक सुपरफिशियल सा कट होता है, ठीक है, और जो बरहाफ सिंड्रोम होता है वो प्रॉपर आपका एक काइंड ऑफ परफोरेशन हो जाती है और उसमें चांस होता है कि पेरिटोनाइटिस होगा और अल्सर भी नहीं है। A day after thyroidectomy, a patient developed peri-oral tingling and spasm. This is very important because आपका ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके पीछे 4 होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, है ना। तो जब आप पेशेंट का थायराइड निकाल दोगे तो आप उसका पैराथायरॉयड ग्लैंड भी निकाल रहे हो। पैराथायरॉयड ग्लैंड निकलेगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो जाएगा। पैराथायरॉयड हार्मोन का काम होता है बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करना, कैल्शियम भी कम होगा तो हाइपोकैल्सीमिया होगा और ये हाइपोकैल्सीमिया का फीचर है जिसमें पेरिओरल नमनेंस, टिंगलिंग, स्पैज्म आता है। सो दिस इज़ लाइकली ड्यू टू हाइपोपैराथायरॉयडिज्म बिकॉज पैराथायरॉयड कम हो गया है। थायरोटॉक्सिकोसिस में नहीं होता, थायरॉयडिज्म में भी ऐसा नहीं होता और मैग्नीशियम की वजह से भी ऐसा नहीं होता। After a recent upper respiratory tract infection, a patient developed red eye with watery discharge and diffuse। So upper respiratory tract infection के बाद viral conjunctivitis हो गया है और viral conjunctivitis जो most commonly है वो adenoviral conjunctivitis है। बैक्टीरियल नहीं है क्योंकि बैक्टीरियल में साथ में फीवर हो जाता, फंगल भी ये नहीं है और एलर्जिक में फिर recent upper respiratory tract infection की हिस्ट्री ना होती। प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया यूट्राइन एटोनी। अब आपने याद रखना है जो पोस्टपार्टम हेमरेज है उसके कॉजेज़ में 4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 यूट्राइन टोन होती है, ठीक है, एटोनी हो सकती है। नंबर 2 हमारे पास रिटेन टिश्यूज़ हो सकते हैं। नंबर 3 जो है वो हमारे पास ट्रोमा हो सकता है यानी कि अगर ड्यूरिंग डिलीवरी फोर्सेप वगैरह यूज़ किया। और नंबर 4 थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी कोई थ्रोम्बोफीलिया यानी कोई प्लेटलेट डिसऑर्डर या कोएगुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है। बट मोस्ट कॉमन इज़ यूट्राइन एटोनी और यूट्राइन एटोनी के लिए नंबर हम यूट्राइन मसाज करते हैं और मसाज के बाद ऑक्सीटोसिन दे देते हैं। सो ऑक्सीटोसिन देंगे, उससे भी फ़र्क ना पड़ा तो बाद में हम एर्गोमेट्राइन या माइजोप्रोस्टोल ट्राई करते हैं और हिस्टेरेक्टमी तो हम बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है जाके करेंगे। 36 वीक ऑफ जेस्टेशन अ वुमन हैज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर विद प्रोटीन यूरिया यूरिनालिसिस मोस्ट लाइकली। अब ये MCQ थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है क्योंकि 36 वीक्स के बाद आपने याद रखना है कि अगर 20 वीक्स के बाद अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर भी हाई हो और प्लस प्रोटीन यूरिया हो तो फिर हम इसको प्री इक्लम्शिया कहते हैं। और नंबर 3 ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो, प्रोटीन यूरिया भी हो और साथ में फिट्स भी आना शुरू हो जाएं तो हम उसको इक्लम्शिया कहते हैं। अब यहाँ मिस्टेक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर के साथ प्रोटीन यूरिया नहीं हो सकता तो इट कुड बी नॉर्मल अगर +1 है। सो प्री इक्लम्शिया के लिए साथ में उसका ब्लड प्रेशर रेस्ड होना चाहिए था।
जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के लिए ब्लड प्रेशर रेस्ट होना चाहिए, क्रॉनिक हाइपरटेंशन के लिए भी ब्लड प्रेशर रेस्ट होना चाहिए, और ईक्लम्शिया के लिए भी फिट्स भी होने चाहिए। तो इसका कोई सही आंसर नहीं बनता। येस वी कैन गो फॉर प्री क्लम्शिया, लेकिन उसके लिए भी बीपी ज़्यादा होना चाहिए। सो ऐसा क्वेश्चन पेपर में सम टाइम आ जाता है बाय मिस्टेक। सो अगर होगा तो वो बाद में इसका आपको एक एक्स्ट्रा मार्क दे देंगे। अ स्कूल चाइल्ड इज़ proportionately small, neurologically normal and healthy, which deficiency, सिर्फ वो छोटा है, this could be a thing running in the family, और अगर deficiency पूछी जाए तो likely growth hormone, क्योंकि थायरॉक्सिन की वजह से साथ में और भी मसले होते हैं, विटामिन डी में बोन्स के मसले होते हैं, और B12 में साथ में अनीमिया और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। On follow-up for prostate cancer, which digital rectal examination finding is typical? So अगर कैंसर होगा तो DRE के ऊपर जो प्रोस्टेट है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा, इरेगुलर सा होगा, ठीक है। सो फिम नोड्यूलर, हार्ड और एसिमेट्रिकल होगा, क्योंकि सॉफ्ट एंड लार्ज और सिमेट्रिकल तो बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में होता है। स्मूथ और टेंडर जो है ये प्रोस्टाइटस के अंदर होता है, और बॉगी प्रोस्टेट तो नहीं होता। Which anatomical zone of prostate is frequently the origin of adenocarcinoma? So adenocarcinoma आपका जो पेरिफेरल जोन है वहाँ से आता है, ठीक है। सो पेरिफेरल जोन से प्रोस्टेट कैंसर आता है, जो आपका ट्रांजिशनल जोन है वहाँ से बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया आता है। तो ये आपने दोनों चीज़ें याद रखनी है, दोनों MCQs आ सकते हैं। प्रोटामीन सल्फेट रिवर्स हेपरिन बाय केमिकल इंटरेक्शन, which is the mechanism behind this antagonism? This is chemical antagonism, क्योंकि जो प्रोटामीन सल्फेट है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, हेपरिन नेगेटिवली चार्ज होता है, एक दूसरे के साथ बाइंड करके एक बॉन्ड बना लेते हैं और इनएक्टिवेशन हो जाती है ड्रग की। सो दिस इज सम केमिकल एंटागनिज्म। A child developed Coca-Cola color urine and edema 2 weeks after impetigo. मोस्ट लाइकली क्या हुआ है? सो इम्पैटिगो जो है वो उसको हुआ स्टेफोरियस की वजह से, और फिर मोस्ट लाइकली उसको साथ में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ होगा, और उसने जाके किडनीज़ को डैमेज कर दिया। सो दिस इज़ स्ट्रेप्टोकोकल, नॉट स्टेफोरियस, स्ट्रेप्टोकोकल, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड अ काइंड ऑफ नेफ्रिटिक सिंड्रोम। और पेशेंट कोला कलर यूरिन के साथ आता है, और उस यूरिन में RBC कास्ट मिलते हैं, नॉट फैटी एसिड, नॉट WBC, नॉट हाइलिन। विच लेबॉर्ट्री टेस्ट इज़ कंसिडर स्पेसिफिक फॉर रूमेटाइड? ये मैंने अभी आपको बताया कि सेंसिटिव ANA हो सकता है या रूमेटाइड फैक्टर, लेकिन स्पेसिफिक जो है वो फॉर रूमेटाइड एंटी CCP है, और SLE के लिए हमारे पास एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA है। Category 3 dog bite on the hand present 4 hour post exposure prophylaxis. So dog bite से हमारे पास क्या ट्रांसमिट होता है? रेबीज़, और रेबीज़ है और टाइप कैटेगरी 3 का मतलब है शदीद वाला वूंड हुआ है। सो आपने वूंड को वॉश करना है, वैक्सीन भी देनी है और इम्यूनोग्लोबुलिन भी देनी है। सिर्फ वैक्सीन से फ़ायदा नहीं होगा, एंटीबायोटिक्स बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए दी जा सकती हैं, बट प्राइमरीली हम यही करेंगे। टेटनस रेबीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं करता। रेडियो एक्टिव आयोडीन फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म is contraindicated in pregnancy? Yes. Preferred in first trimester? No. Safe during breastfeeding? No. Indicated for strom? No. Strom के लिए क्या देते हैं बेटे? प्रोपाइल थायोयूरेसिल देते हैं। So it is contraindicated in pregnancy. A patient with severe head trauma develops signs of raised intracranial pressure. So आपके इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेस्ड है, और हमें इमीडिएटली कोई ऐसी ड्रग देनी है जो इस इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम कर देगी। सो इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन के लिए इमीडिएट जो ड्रग काम करती है वो मैनिटॉल है। एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, और ये हम क्रॉनिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन के लिए देते हैं, लाइक ग्लूकोमा वगैरह के केसेस में। फ्यूरिसमाइड भी डायूरेटिक है, ये हम दे रहे होते हैं जब पेशेंट को हार्ट फेलियर या पल्मोनरी एडीमा हो। और टॉर्समाइड alternative to mannitol है, but first line is mannitol. When ADH is inhibited, nephrons segment still reabsorb greatest fraction of sodium and water. तो जो अब आपकी किडनी है उसमें जो proximal convoluted tubules हैं वहाँ पे ही maximum reabsorption हो जाती है। So maximum reabsorption occur at PCT. Not this, not distal, not ascending, not descending. A sudden worst headache of life is subarachnoid hemorrhage. Subarachnoid hemorrhage में immediately non contrast CT scan करना होता है। अगर non contrast enhanced CT scan inconclusive आ जाए तो और symptom suggestive हो, worst headache था, तो आपने 12 hours post patient का lumbar puncture करना है, ठीक है। So
फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट नॉन कंट्रास्ट सीटी है, एमआरआई नहीं है, एंजियोग्राफी नहीं है, लंबर पंक्चर इमीडिएटली नहीं होता, 12 आवर्स के बाद होता है और वो भी तब अगर सीटी स्कैन पे कुछ भी हमें ना मिले। A painless enlarging soft tissue mass in the leg is diagnosed as sarcoma, which type most typically does not metastasize early. So जो हमारे पास liposarcoma होता है ये लोकली एग्रेसिव होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये मेटास्टेसाइज नहीं होता, ठीक है, बाकी नहीं। स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस डायग्नोज होता है जब एसाइटिक न्यूट्रोफिलिक काउंट, सो इसका डायग्नोस्टिक कट ऑफ होता है 250। सो न्यूट्रोफिल काउंट अगर मोर देन 250 होगा तो वो स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है। 1000 तो बहुत ज़्यादा है, 100 बहुत कम है, और ग्रेम स्टेन पॉजिटिव होना ज़रूरी नहीं है। अ पेशेंट विद नक्चर्नल प्रूराइटिस, नक्चर्नल का मतलब होता है कि रात के टाइम इसको बहुत ख़ारिश होती है, विद बोरोज इन फिंगर वेब्स एंड रिस्ट, ये डायग्नोस्टिक फीचर है फॉर स्केबीज़। अब आपको बेटे ये देख के डायग्नोसिस भी पूछी जा सकती है या ट्रीटमेंट भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। स्केबीज़ के लिए जो फर्स्ट लाइन है वो हमारे पास 5% परमिथ्रिन ही है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है 12-year-old बॉय प्रेजेंट विद लिम्प पेनफुल लेफ्ट लिप इंटरनल रोटेशन notably restricted on exam, likely diagnosis this is slipped capital femoral epiphysis, जिसमें हमारी जो हिप होता है वो एक्सटर्नली रोटेटेड होता है, इंटरनल रोटेशन नहीं हो रही होती। इसमें साथ में कुछ बोन्स का और भी प्रॉब्लम होता है। इसमें ए वैस्कुलर नेक्रोसिस होती है फेमरल हेड की, और ये तो बाय बर्थ होता है और ये ज़्यादा कॉमन होता है 4 से 8 साल में, ये इन्फेंसी में। और इसमें साथ में बोनी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, नॉट स्पेसिफिकली हिप। 28-year-old प्राइमरी ग्रेविडा को सवेयर प्री क्लम्शिया है और शायद वो सीजर्स में चली जाए। सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए जो हमने देनी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग वो मैग्नीशियम सल्फेट ही है। 70-year-old एक्सर्शनल चेस्ट पेन के साथ आ रहा है, हार्श सिस्टोलिक मर्मर सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में, विच क्लिनिकल फीचर इंडिकेट एओर्टिक स्टीनोसिस। अब आपका ये लेफ़्ट एट्रिया है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, और वेंट्रिकल आगे कनेक्टेड है एओर्टा के साथ, और एओर्टिक वाल्व जो है वो नैरो हुई है, ठीक है। सो यहाँ से जब ब्लड इधर जाएगा फोर्सफुली तो एक मर्मर प्रोड्यूस होगा, दैट इज सिस्टोलिक मर्मर, और ये पेन सिस्टोलिक होता है, यानी थ्रू आउट सिस्टोलिक फेस प्रेजेंट रहता है। इसके पैटर्न को यस हम पल्सस पार्विस ई टार्डिस कहते हैं। पार्विस का मतलब होता है हमारे पास जो है वो स्लो है, ठीक है, स्लो एंड वीक समथिंग ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्लोली इसकी जो पल्स है वो आती है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। अर्ली पीकिंग नहीं होता, ये थ्रू आउट सिस्टोलिक फेस होता है, और अगर बहुत सवेयर होगा तो फिर हमारे पास ये लेट पीकिंग होता है। रेडिएशन टू एक्सिला नहीं होता, क्योंकि एओर्टिक स्टीनोसिस का जो मर्मर है वो रेडिएट होके कैरोटिड में जाता है, ठीक है। टाइमिंग इन द कार्डियक साइकिल, इसके कोई तुक नहीं बनती। ड्यूरिंग डिलीवरी हेड डिलीवर बट शोल्डर आर स्टक। इनिशियल मैन्यूवर हम मैक रॉबर्ट्स करते हैं विद सुप्रा प्यूबिक प्रेशर, फंडल प्रेशर नहीं। जेविनली मैन्यूवर लास्ट में किया जाता है, और फोर्स एब्ट्रैक्शन भी रिकमेंडेड नहीं है। आफ्टर ट्रोमा द आर्म इज़ हेल्ड एबडक्टेड एंड इंटरनल रोटेटेड। सो ट्रोमा के बाद जो शोल्डर की डिसलोकेशन होती है वो पोस्टीरियर मोस्ट कॉमन है। मोस्ट लाइकली दिस इज़ पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन, क्योंकि एंटीरियर के अंदर जो है वो हमारे पास एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन होती है, और ये इतना कॉमनली होते ही नहीं है। विच लेबॉर्ट्री पैटर्न बेस्ट स्पेसिफाई SIADH। अब SIADH में मैंने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन किया कि अगर ADH ज़्यादा होगा तो सारे का सारा पानी अंदर आएगा और आपका जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड होगा। सो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी हाई होगी, सीरम में पानी आ रहा होगा, सो सीरम की ऑस्मोलैलिटी कम होगी, और सीरम का जो नमक है वो इस पानी में डाइल्यूट हो रहा होगा, सो दे वुड बी हाइपोनेट्रीमिया। प्लीज़ एंडो डिटेल में समझने के लिए एंडो के लेक्चर्स देखें। हाइपोनेट्रीमिया, लो सीरम ऑस्मोलैलिटी, हाई यूरिन ऑस्मोलैलिटी, यस, बिकॉज हाइपरनेट्रीमिया तो नहीं होता, लो यूरिन ऑस्मोलैलिटी नहीं होती, हाई होती है, और हाइपरनेट्रीमिया नहीं होता। सिकल सेल इज़ इनहेरिटेड इन ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न, and then after harvesting a split thickness skin graft, donor site typically re-epithelize in 2 weeks। ये अब आपने सर्जरी में पढ़ा ही होगा। एक सोप बबल अपीयरेंस रेडियोग्राफ पे एसोसिएटेड होती है कौन से ट्यूमर के साथ, जॉइंट सेल ट्यूमर के साथ जो है वो ये अपीयरेंस एसोसिएटेड है। A severe asthma attack persists despite nebulized साबा and steroid। सो हम लोग पहले जो है वो साबा देते हैं, 3 बार रिपीट करते हैं, फिर हम एप्राट्रोपियम ऐड करते हैं, फिर उसके बाद हम हाइड्रोकॉर्टिसोन करते हैं। इसके बाद भी ना हो तो फिर हम IV ट्रीटमेंट में जाते हैं। IV ट्रीटमेंट में हमारे पास IV अमाइनोफाइलिन होता है,
IV मैग्नीशियम सल्फेट होता है और IV साबा होता है। अमाइनोफाइलिन प्रेफरेबल है, सो अमाइनोफाइलिन जो है वो हम उसको प्रेफर करेंगे। A patient is generalized convulsive status epilepticus arrive in the ER, which is the best treatment. I think अमाइनोफाइलिन से बेहतर हम मैग्नीशियम सल्फेट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अमाइनोफाइलिन बहुत ही सेवेरिटी में दिया जाता है और उसमें हमें सीनियर की रिक्वायरमेंट है। सो आई बिलीव ये मैग्नीशियम सल्फेट है, लेकिन इसको हम कंफर्म करते हैं एंड पे। ए पेशेंट इज जनरलाइज कन्वल्सिव स्टेटस एपिलेप्टिकस अराइव इन द ER। जो पेशेंट हमारे पास जनरलाइज स्टेटस एपिलेप्टिकस में है, सो एपिलेप्सी को टर्मिनेट करने के लिए हम बेंजोडाइज़ेपिन या लोराज़ेपाम इमीडिएटली देंगे। फेनेटोइन नहीं देते, ये भी नहीं देते। और रेक्टल हमने तब देना है जब पेशेंट आउट ऑफ हॉस्पिटल होगा। वंस इनसाइड द हॉस्पिटल IV लोराज़ेपाम इज़ द फर्स्ट लाइन एजेंट, ठीक है। उसके बाद एक पेशेंट को ST एलिवेटेड MI हो गया, विदिन 30 मिनट वो आ गया हुआ है। इमीडिएटली हमने प्री परफ्यूजन मोनाथेरेपी देनी होती है, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट और एस्पिरिन। सो एस्पिरिन हमने देनी है। नो क्लोपिडोग्रेल, नो हेपरिन, नो स्टैटिन। स्टर्नल एंगल अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पे होता है? T4 के लेवल पे होता है स्टर्नल एंगल, जिसको हम एंगल ऑफ लोएस भी कहते हैं। अ वुमन विद रिकरेंट UTI बाय यूरिएज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। अच्छा, यूरिएज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास यूरिया की कुछ प्रोडक्शन करते हैं, उसको अल्कलाइन बनाते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं। और मोस्टली ये जो इन्फेक्शन होता है वो मैग्नीशियम एलुमिनियम फॉस्फेट होता है। सो UTI के साथ कौन से स्टोन्स होते हैं एसोसिएटेड? मैग्नीशियम एलुमिनियम फॉस्फेट, स्टैग हॉर्न, कैलकुलाई। ओवरऑल मोस्ट कॉमन वैसे कैल्शियम ऑक्जिलेट हैं, बट दे आर नॉट एसोसिएटेड विद UTI, not cysteine, not uric acid. A woman present with sudden occipital headache, photophobia, neck stiffness, CT is normal. अब ये जो सडन हेडेक हो रहा है ऑक्सीपिटल, दिस इज सब एराकेनॉइड हेमरेज। मैंने ऑलरेडी बताया था कि CT हम करते हैं, अगर CT नॉर्मल आए तो नेक्स्ट इज लंबर पंक्चर होती है आफ्टर 12 आवर्स। सो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम CSF करेंगे, लंबर पंक्चर आफ्टर 12 आवर, क्योंकि CT तो नॉन कंट्रास्ट कर लिया तो उसमें कुछ नहीं आया, कंट्रास्ट हम करते नहीं हैं, MRI भी नहीं और एंजियोग्राफी भी नहीं। ऑन हेड CT स्कैन विच डिस्क्रिप्शन बेस्ट फिट सब ड्यूरल हीमाटोमा। सो सब ड्यूरल हीमाटोमा जो है वो हमारे पास ड्यूरा और एराकेनॉइड स्पेस के बीच में होता है और लिमिटेड नहीं होता बाय सूचर लाइन। ईजिली सूचर लाइंस को क्रॉस कर सकता है, ये स्प्रेड कर सकता है। सो दिस इज़ मोस्टली क्रिसेंट शेप एंड इट कैन ईजिली क्रॉस द सूचर लाइन। जो बायो कन्वेक्स है, लिमिटेड होता है, वो हमारे पास एपिड्यूरल हीमाटोमा है। जो बेजल सिस्टर्नाई हाइपरडेंसिटी होती है वो सब एराकेनॉइड हेमरेज में होती है। नॉर्मल तो मोस्ट लाइकली नहीं होगा। 25 ईयर ओल्ड वुमेन को पैल्पिटेशन और डिजीनेस है। ECG के ऊपर नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है। सो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, नैरो कॉम्प्लेक्स रेगुलर होता है लेकिन ये सो दिस इज सुप्रावेंट्रिकुलर नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। और इसमें सबसे पहले हम वेगल मैन्यूवर करते हैं, उससे भी फ़र्क ना पड़े तो फिर हमने पेशेंट को एडिनोसिन देनी होती है। 6 mg ना हो तो 12 mg, उससे भी फ़र्क ना पड़े तो 18 mg, और इससे भी फ़र्क ना पड़े तो फिर हम उसको अल्फ़ा या बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ट्राई करते हैं। फिर भी ना हो तो कार्डियोवर्जन कर देते हैं। सो ये एक प्रोटोकॉल है। सो वी विल गो फॉर वेगल मैन्यूवर फर्स्ट अगर पेशेंट स्टेबल है। डीफिब्रिलेशन नहीं, डेल्टिज्म इमीडिएटली नहीं, और मीटोप्रोलॉल इज़ अ बीटा ब्लॉकर, दिस इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो ये इमीडिएटली हम नहीं देंगे, ठीक है। सो बीटा या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम बाद में देते हैं और नहीं तो कार्डियोवर्जन। सो फर्स्ट वी विल गो फॉर वेगल मैन्यूवर और कैरोटिड मसाज। सो वेगल मैन्यूवर इज़ द आंसर। सो आई होप कि ये क्वेश्चंस जो हैं और एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल थी। यहाँ पे फर्स्ट पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो ये नीचे बेटे एक्सप्लेनेशन मौजूद है हर क्वेश्चन की, हर आंसर की। फिर भी समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं बाय एनी टाइम। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच।